हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, टीटी 2024 के लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। ये टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 3 रहेगा। प्रीलिम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं को आधार मानते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने उठाए हैं। तो चलिए, ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 3 शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट इन्होंने लिखा है, अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो आप कहेंगे हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उस मौर्य वंश की परंपरा में एक राजा हुए, राजा बृहद्रथ मौर्य। कहा जाता है कि इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। जब विदेशी आक्रमण होने वाला था तो उनके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनको कहा कि विदेशी आक्रमण हो रहा है, आप थोड़े सतर्क हो जाइए। तो कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया और इसी वजह से पुष्यमित्र शुंग ने उनको मार दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसे हम शुंग वंश का नाम देते हैं। फिर शुंग वंश सत्ता में आया। फिर करते करते उस शुंग वंश में एक राजा हुए देवभूति। राजा देवभूति जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे, उनकी हत्या उनके एक ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणव ने कर दी थी और राज सिंहासन को हथिया लिया। तो ये जो दूसरा कथन है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अंतिम शुंग राजा देवभूति को मार के उनके ब्राह्मण मंत्री ने कण्व वंश की स्थापना कर दी। और फिर आपको पता है, कण्व वंश जो था वो भी खत्म हो जाता है। तो आपको पता है, सिमुक नाम के एक व्यक्ति ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। इस प्रकार ये तीनों के तीनों जो कथन यहाँ पर लिखे गए हैं, वो बिल्कुल सही हैं। तो जिन्होंने इसमें सोच रखा होगा उपरोक्त सभी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। फोर्थ ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई प्रशंसा। तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि ये किसने लिखी थी। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा है ना। तो इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा हरिशेन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। हरिशेन ने लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। कहा जाता है कि इन्होंने आर्यव्रत के 9 राजाओं को हराया और दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को हराया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें अश्वमेघ यज्ञकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत की उपाधि मिली। और इनको यानी कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है। और कविराज की उपाधि भी इन्हें मिली। इनकी जो जीत है, इनकी जितनी भी विजय थी, उनका वर्णन किया है हरिशेन ने। ठीक है, इलाहाबाद के इस प्रशस्ति अभिलेख में। संगीत प्रेमी थे समुद्रगुप्त, ऐसा अनुमान कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय के जो सिक्के थे, उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इनके दरबारी कवि थे हरिशेन। अब बात करते हैं भारवी के बारे में। भारवी के बारे में आपको पता है, जब आप पल्लव वंश की बात करते हैं, पल्लव वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु जिन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की और कांची को राजधानी बनाया, उन्हीं के दरबार में रहा करते थे एक व्यक्ति भारवी, जिन्होंने रचना लिखी कृतार्जुनियम। कृतार्जुनियम किसने लिखी रचना, भारवी।
कल्लण के बारे में भी आप जानते होंगे। कल्लण, जिनके द्वारा एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है जो लिखी गई थी, उसका नाम था राज तिरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास आपको देखने को मिलता है। जब आप कश्मीर के राजवंशों में से लोहार वंश के बारे में बात करेंगे, तो लोहार वंश के एक राजा हुआ करते थे, राजा हर्ष, जो बड़े अच्छे विद्वान थे, अच्छे कवि भी थे, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी था। उन्हीं के आश्रित एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कल्लण। जयदेव के बारे में आपको पता है, प्रीवियस क्लास में भी बताया था। वैसे जयदेव, जब आप बंगाल के वंशों की बात करते हैं तो बंगाल के वंशों को पढ़ते समय एक वंश का नाम आता है सेन वंश, जिसकी स्थापना की थी सामंत सेन ने। उसी सेन वंश की परंपरा में एक राजा हुए लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे जयदेव, जिन्होंने रचना लिखी गीत गोविंद। हालांकि लक्ष्मण सेन के दरबार में धोई नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे, जिन्होंने रचना लिखी पवनदूत। उनके दरबार में एक व्यक्ति और भी रहा करते थे हल्लायुद्ध, जिन्होंने रचना लिखी ब्राह्मण सर्वस्व। तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी, जिन्होंने टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अति उत्तम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने ये सूची दी गई है, लिस्ट दी गई है, आपको सुमिलित करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की जब बात करते हैं, ये तो कब की बात है, तो ये 1929 की बात है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव रखा गया वो इसी अधिवेशन के दौरान रखा गया। और उन्होंने निर्णय किया कि आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जब 26 जनवरी आई तो 1930 आ चुका था, तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। जब संविधान लागू करने की बारी आई तो भी हमने 26 जनवरी का ही दिन चुना संविधान लागू करने के लिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पारित कर दिया गया। ठीक है जी, इस प्रकार। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, तो जिन्होंने इसमें, यहाँ पे देखिए 1930, तो आपको पता है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू की 12 मार्च 1930 को, और वो पहुंचे दांडी 5 अप्रैल 1930 को। तो वहां पर जाकर उन्होंने नमक बनाया, नमक कर जो कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था उसे तोड़ दिया। उसी दिन से कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के साथ ही। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये तारीख थी 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जब मैकडोनाल्ड के समय की बात है, जब वो वहां के प्रधानमंत्री थे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। भूदान आंदोलन की जब हम बात करते हैं, तो भूदान आंदोलन ये 1951 की बात है। 1951, 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के नेतृत्व में हुई। और इसकी शुरुआत उन्होंने पोचमपल्ली नलगोंडा, जो कि वर्तमान तेलंगाना में पड़ता है, वहां से शुरू की थी। इसी भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले भूमि दान करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामचंद्र रेड्डी। अब इसमें से आपको देखना है कौन सा ठीक रहेगा। तो A4, A4, B3, C2, D1, A4, B3, C2, D1। जिन्होंने ऑप्शन इसमें टिक किया होगा, ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने भी ऑप्शन टिक किया था सी। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक सब उल्लेखित है?
राणियों अशोक का मतलब होता है राजा, राजा अशोक है ना, राणियों मतलब राजा, यानी कि राजा अशोक लिखा है कहां पर? तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। कंगनहल्ली, कंगनहल्ली वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित एक बौद्ध स्थल है। यहाँ से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति शिल्प, यानी कि जिसे हम रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं, वहां शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक उल्लेखित है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम बात करते हैं गिरिनगर के बारे में, तो गिरिनगर कहाँ पड़ता है आपका? आप कहेंगे गिरिनगर गुजरात में है। ठीक है जी, गिरिनगर कहाँ है? गुजरात में। सोहगोरा की बात करते हैं, सोहगोरा आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास पड़ता है, जहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। हलेबीडु की बात करते हैं, तो हलेबीडु वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है ये हलेबीडु। इसका प्राचीन नाम था द्वार समुद्र, और द्वार समुद्र तो आपने नाम सुना होगा जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें एक नाम आता है होयसल वंश। होयसल वंश की राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्र। वर्तमान में उसी द्वार समुद्र का नाम है हलेबीडु, जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है जी, इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और ये जो आपका क्वेश्चन है 2019 प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक जो कि कालिदास द्वारा रचित है, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जो कालिदास द्वारा रचित है वो बता देना है आपको। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है उसमें आपको देखना है मालविका अग्निमित्रम विक्रोमर वशियम। ये जो है ये कालिदास के द्वारा रचित है। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल है, उनके द्वारा रचित है ये। और जब आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे बुद्ध चरितम अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास जो है उनके द्वारा लिखित है, परंतु बुद्ध चरितम उनके द्वारा रचित नहीं है। बुद्ध चरितम किसने लिखी थी? अशव घोष। अशव घोष कब के समय की बात है ये बात है कुषाण वंश के सम्राट है ना, उनके समय में। वहां जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे अशव घोष, उनके द्वारा रचित है बुद्ध चरितम, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। फिर जब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन देख लीजिए कुमार संभवम। तो कुमार संभवम में देखेंगे तो आप ये तो कुमार संभवम कालिदास के द्वारा रचित है, परंतु मुद्रा राक्षसम ये कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो ये किसके द्वारा रचित है? मुद्रा राक्षसम। तो एक नाम आपने सुना होगा विशाखा दत्त है ना। तो उसके बाद यहाँ ये क्वेश्चन देखिए फोर्थ, मेघदूतम ऋतु संहार, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है। यानी कि 1 और 4 जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, दूसरा ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। मालविका अग्निमित्रम विक्रो विक्रोमर वशियम मालविका अग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों के तीनों तो कालिदास हैं उनके नाटक हैं। महाकाव्यों की बात करते हैं तो रघुवंशम कुमार संभवम, खंड काव्य भी लिखे उन्होंने मेघदूतम और ऋतु संहार। तो बहुत बढ़िया है जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की कभी भी अध्यक्षता नहीं की? तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे? आर्य आर्कटिक रीजन से आए थे, बाल गंगाधर तिलक का ये कहना था। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
अध्यक्षता की थी, कब की थी? 1885 में। ये उसी साल की बात है जिस साल मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो पहला अधिवेशन भी मुंबई में हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि फिरोज शाह मेहता जो है उन्होंने अध्यक्षता कब की थी, तो इसके 5 साल बाद 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। उसमें अध्यक्षता करने वाले थे फिरोज शाह मेहता। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने गुजरात में हो रहे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1938। अभी ना लिखने की थोड़ी सी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये माउस से ही लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा अजीब लिखा जा रहा है ना। तो पेन टेप के माध्यम से आपको जल्द ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन और रुक जाइए बस। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ये आपका यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में, तो जल्दी से बता देंगे। संत निम्बारकाचार्य, कहा जाता है कि संत जो निम्बारकाचार्य थे वो रामानुजाचार्य के समकालीन थे। और आपको पता है रामानुजाचार्य जो है 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास की बात है। और अकबर का शासनकाल तो आपको पता है 1556 से 1605 तक रहा, यानी कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की बात है जब अकबर इस अपने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कथन जो है वो आपका गलत है। संत निम्बारकाचार्य ने कौन सा मत दिया था? द्वैतवाद। ठीक है। दूसरा कथन देख लीजिए, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। नहीं, ये कथन भी गलत है। संत कबीर अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। संत कबीर दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सेकंड लास्ट सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। संत कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। तो कथन जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सत्य तो कोई भी नहीं है, दोनों की दोनों जो बातें लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक है। 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं 1898 के मद्रास अधिवेशन की, तो 1898 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले कौन थे? नाम आता है आनंद मोहन दास। आनंद मोहन दास। ठीक है। 1905 में बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की 1905 के बनारस अधिवेशन की। 1905 में ही इन्होंने एक काम और किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। जब बात करते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन की, 1907 का सूरत अधिवेशन जब हुआ, इस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर रॉस बिहारी घोष। इनकी अध्यक्षता में हो रहे 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में बंट गई। इसी वजह से इस फूट को सूरत फूट का नाम भी दिया जाता है, सूरत फूट। ठीक है, चलिए जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन फिर ठीक रहने वाला है। तो इधर लिखा है पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, और यहाँ पर लेखक और संपादकों के नाम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है ये। और इनसे संबंधित कुछ अगर आपको नाम ध्यान में आते हो तो आप सोच सकते हैं, है ना। जैसे एक नाम और आता है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इनके द्वारा रचित है। माई हिस्ट्री, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित है। फिर जब बात करते हैं बी ऑप्शन के बारे में, विराट उल अखबार। विराट उल अखबार जो है वो किसके द्वारा निकाला गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो कि फारसी भाषा में था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने 1821 में बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया। एक साल बाद 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का संपादन शुरू किया। बहुत बढ़िया है। अब नेक्स्ट देख लिए, द रिवोल्यूशनरी। द रिवोल्यूशनरी जो है वो किससे संबंधित है? आप कहेंगे सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल के द्वारा एक और भी रचना लिखी गई जिसे हम कहते हैं बंदी जीवन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और बच गया आपका ऑप्शन डी, भारत दूरदर्शा। ये जो है किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दूरदर्शा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब इसको आप देख लीजिए कौन सा इसमें से ठीक रहने वाला है। A4B3, A4B3, C1D2, यानी कि जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक था, अति उत्तम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये आपको बताना है किस संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा गुप्त संवत, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे ये बात है 78 ईस्वी की। 78 ईस्वी में कुषाण वंश के एक सम्राट हुआ करते थे, सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया, जिसमें अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष बने थे अशोक घोष। 78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क ने गुप्त संवत सॉरी 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 इट्स मिस्टेक, बी ऑप्शन टिक करना है, सॉरी फॉर दैट। जिन्होंने इसमें टिक किया होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, शक संवत। तो शक संवत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? सम्राट कनिष्क। और जब हम बात कर लेते हैं ना गुप्त संवत के बारे में, गुप्त संवत जो था इसकी स्थापना हुई थी लगभग 319-20 के आसपास में, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम वही है जिसके बाद में समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे, याद आया। चलिए जी, विक्रमी संवत की बात करते हैं तो विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसमें लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा फील नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई। वर्तमान में देख लीजिए कौन सा चल रहा है ना। तो 2024 शुरू हो चुका है, प्लस में 57 कर दीजिए, 2081, है ना। जैसे आपको पता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्राद्ध, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माह, फाल्गुन, है ना। तो इस प्रकार के जो महीने हैं वो विक्रमी संवत के तहत हैं। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हमारा नया साल प्रारंभ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। बहुत ही बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बिल्कुल ठीक बात है ये। बृहद्रथ, जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो बृहद्रथ दो नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो थे बृहद्रथ जिन्होंने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी, एक थे मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य, जिनको उनके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार के शुंग वंश की स्थापना की थी। लेकिन पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार जो मगध साम्राज्य की शुरुआती एक श्रृंखला शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? बृहद्रथ, जिन्होंने क्या किया था? बृहद्रथ वंश की स्थापना की। उसके बाद में आपको पता है बृहद्रथ वंश के बाद में कौन सा आया? प्रद्योत वंश आया, और फिर आपका हर्यक वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर आंध्र सातवाहन वंश। इस प्रकार से ये महापद्मानंद ने इसका सर्वाधिक विस्तार किया था तथा सर्वाक्षरांतक एवं एकराट की उपाधि धारण की। ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना। और कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों को मारा था, और इनको दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। उग्रसेन की उपाधि भी इनको दी जाती है, और यही है वो जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, महापद्मानंद। ठीक है। और बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। ग्रीवरज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी राजधानियां रही। आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ये राजधानियां रही थी। ठीक है। तो पाटलिपुत्र सबसे पहले जब हर्यक वंश की बात करते हैं उस समय राजधानी थी राजगृह। फिर हर्यक वंश के बाद में आपको पता है एक नया वंश आता है। जब हम बात कर रहे होते हैं, सॉरी, राजगृह और पाटलिपुत्र दो राजधानियां हर्यक वंश के समय में थी। जब हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे थे अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता को मार दिया था गद्दी हासिल करने के लिए। उनके बेटे गद्दी पर बैठे जिनका नाम था उदाइन। उदाइन ने ही पाटलिपुत्र शहर को बसाया था सबसे पहले। फिर कुछ टाइम बाद में आपको वैशाली राजधानी दिखाई देती है। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो इसमें से पूछा क्या गया था कि जो सही नहीं है वो बताना है, और सही नहीं है यानी कि सारे तो ठीक है, तीन हमने पढ़े, तीनों ही ठीक हैं, तो बच गया क्या? फोर्थ, ये ठीक नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे क्योंकि बाकी तीन तो ठीक है। ठीक है जी। इसमें पता नहीं क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, क्या परेशानी आ रखी है। चलो जी, तो 2-4 दिन की बात है, जल्द ही लिखने का इसमें व्यवस्था कर लेंगे। अभी थोड़ा सा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। निम्नलिखित में से किसने आर्यों को हंगरी प्रदेश का बताया? किसने कहा था कि आर्य हंगरी क्षेत्र से आए थे? तो इन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, पी गाइल्स। पी गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी प्रदेश से आए थे। और हंगरी वर्तमान में आपको पता है एक देश है। वर्तमान में हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। हंगरी ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 14 दिसंबर 1955 को ग्रहण की थी, और ये हंगरी का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है जी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना हो, क्वेश्चन के साथ जहां कहीं भी किसी देश का नाम आता है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैक्स मुलर के बारे में अगर बात करते हैं तो मैक्स मुलर की क्या अवधारणा थी आर्यों को लेकर? मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर कहा जाए, इन्होंने कहा आर्य तिब्बती क्षेत्र से आए थे। आर्य तिब्बती सिद्धांत किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यही है वो जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। एक व्यक्ति और भी आते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक रीजन से आए थे।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब जब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, इसके बारे में बता दीजिए आप, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? अनिवार्य तत्व आपको बताना है, कौन सा ठीक रहेगा। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय और स्थानिक राजनीतिक सत्ता। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। क्योंकि जब सामंती समाज का विकास होता है तो उसके काफी प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि राजा की शक्ति कमजोर हो जाती है और राजा सामंती सरदारों पर अधिक निर्भर रहने लगता है। अगर निर्भर रहेगा तो केंद्रीय सत्ता कमजोर होनी चाहिए, ना कि सशक्त। और जो प्रांतीय हैं वो जो दुर्बल होने की बजाय वो सशक्त हो जाएंगे। तो ये अपोजिट बात लिखी हुई है, तो ये कथन गलत है। बाकी जब बात करते हैं भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय होता है, बिल्कुल सही है। सामंती व्यवस्था में भूमि पर नियंत्रण आधारित प्रशासनिक व्यवस्था होती है। इसमें अधीनस्थ शासक टैक्स और सैन्य सहायता देने का भी वादा करता है ना। सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी बिल्कुल ठीक बात लिखी है, क्योंकि सामंत को अपने स्वामी राजा के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करनी होती है। तो इसमें अनिवार्य तत्व जो है वो रहेगा केवल 2 और 3, यानी कि जिन्होंने तीसरा ऑप्शन टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया है, अति उत्तम। तो इस प्रकार से हम ये अपनी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला बरकरार रखेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।